Good afternoon, sir. ओके, कैसे हैं सब लोग? Fine. Fine. Fine, sir. बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हम लोग नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ रहे थे ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मेरे को इतना वो लेट मी फेच द पेज। Is it visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, हम कोई बताएगा हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे? सर रोमांटिकिज्म से पढ़ना है। रोमांटिसिज्म से पहले? नहीं सर, वहाँ से स्टार्ट करना है। अच्छा, Yes. रोमांटिसिज्म की पढ़ाई शुरू करना है आगे। सर आपने पेज पार कर दिया। सर द एज ऑफ रेवोल्यूशन के बाद से सर पेज नंबर 13 है सर। ढूंढ तो रहा हूँ, एज ऑफ रेवोल्यूशन तो था। यस सर। ओके, रोमांटिक इमेजिनेशन। यही था ना रोमांटिक इमेजिनेशन नेशनल फीलिंग? Yes, sir. ऑलराइट, Yes, sir. चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। और कौन बताएगा लास्ट टाइम कौन पढ़ा था कौन नहीं पढ़ा था, जरा बताओ। सर लास्ट क्लास में आपने अनम को कहा था शायद से। अच्छा हाँ, अनम ने बोला था कि मैं खुद पढ़ूंगी सबसे पहले, ठीक है। हाँ अनम बताओ, है क्लास में अनम? अनम? सर नहीं है शायद। ओके। मानवी तुमने पढ़ा था लास्ट क्लास में? यस सर, पढ़ा था। ओके, जय Yes, sir. पढ़ा था कि नहीं? सर मैंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी। लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी, सब ठीक है बेटा? तबीयत ठीक है? Yes, sir. तो अभी पढ़ना है? Yes, sir. चलो तो पढ़ दो फिर फटाफट से, बाकी का देखते हैं आगे क्या करना है। Okay, ma'am. Okay, sir. The romantic imagination and national feeling. The development of nationalism did not come about through wars and territorial expansion. Culture played an important role in creating the idea of nation. Art and poetry, stories, and music helped express the shape nationalist feeling. Let us look at Romanticism as a cultural movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiment. Romantic artists and poets generally criticized the glorification of सर आवाज कट रही है। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। बेटा मेरी तरफ से तो शेयर है, ये पता नहीं क्यों नहीं शेयर है। सर स्क्रीन ब्लैंक सर रिवाइज हो गया था शायद आपने। सर चलिए। जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। अभी बताओ। सर आ गई। Yes, sir. हो गई। विजिबल है। आ गई। बेटा जय कहाँ गया तू? लेफ्ट हो गया क्या? यस सर, नेटवर्क चला गया था तो बीच में।
अच्छा, ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस, इसके आगे से फिर पढ़ना है, रुको मुझे नीचे स्क्रॉल करने दो। बस यहीं तक पढ़ना है, ये जो पैराग्राफ है ना यहाँ तक ही पढ़ना है, इसके आगे फिर देखते हैं। Okay, sir. Criticize the glorification of reason and science and focus instead on emotions, institution, and mystical feelings. Their effort was to create a sense of shared collective heritage, a common cultural past as the basis of a nation. ठीक है, ओके। देखो, रोमांटिक इमेजिनेशन और नेशनल फीलिंग, देखो हम लोगों ने ना, एक आपने वर्ड सुना होगा रोमांस या रोमांटिसिज्म या रोमांटिक, ये वर्ड सुना है आपने अक्सर? यस सर। अक्सर आपने मूवीज के लिए सुना होगा, रोमांटिक मूवीज है, राइट? या रोमांटिक सीरीज आई है, कोई वेब सीरीज आई है, या रोमांटिक वीडियोस है कोई, ठीक है, ये सब सुना आपने। एक्चुअल में रोमांटिसिज्म या फिर रोमांस या फिर रोमांटिक इमेजिनेशन का मतलब है कि किसी से प्यार करना, राइट? अब वो प्यार यहाँ पर जो दिखाया गया है, चूंकि आप लोगों ने सबने पढ़ा था स्टार्टिंग में, 9th में भी पढ़ा था आप लोगों ने, कि यहाँ पर कंट्री को या तो मदरलैंड या फादरलैंड माना गया है, और एक किसी एक इमेजिनेटिव फिगर का उसको स्ट्रक्चर दिया गया है, राइट? Yes, sir. पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ था यहाँ पर, सबको पता है? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, लाइक गिविंग इट अ मोर, जैसे हम कहते हैं कि मैं भगवान पे विश्वास करता हूँ या मैं ईश्वर से प्यार करता हूँ, तो वहां पर जो हमारा जो प्यार है ईश्वर के प्रति, जो हमारा सम्मान है ईश्वर के प्रति, वैसा ही कुछ यहाँ पर इन्होंने कंट्री पे को लेकर के किया, राइट? जिसको हमने फादर फिगर या मदर फिगर, यानी ला पैट्रे यानी फादरलैंड या मदरलैंड करके इन्होंने उसको प्रोजेक्ट किया, ठीक है? और उसकी फीलिंग के साथ जब आपने जो इमेजिनेशन आपका दिखाया है, उसमें जैसे जो रोमांटिसिज्म उसमें किया गया, वो बेसिकली था ये कि उन्होंने जो नेशनलिस्ट जो भी पोइट्स हैं या फिर राइटर्स हैं या फिर जितने भी लोग हैं, उन लोगों ने अपनी बात को इस अंदाज में कहा ताकि ज्यादातर लोग उस फिगर को, उस मदरलैंड को, उस फादरलैंड को अपने आप से कनेक्टेड महसूस करने लगे, और फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म बहुत ज्यादा अच्छे से उनके मन में प्रवेल हो गई। ठीक है बच्चों? यस सर। Yes, sir. ठीक है, मानस जरा आप इसको पैराग्राफ को एक्सप्लेन करो, फर्स्ट पैराग्राफ को। ओके सर। सर हमें फर्स्ट पैराग्राफ में ये पता चलता है, या फिर सर हमें ये बताया गया है कि जो एक नेशनलिज्म की फीलिंग है सर, वो वॉर्स से या फिर सर जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन है सर, अपनी टेरिटरीज को बढ़ा के सर, उससे नहीं आती है सर। जो हमारा कल्चर है, जो हमारे सर, जो हमारा रिलीजन है, जो हमारे हिस्ट्री है सर, वो भी हमारे अंदर एक नेशनलिज्म की, एक मतलब राष्ट्रवाद की फीलिंग लाने में सर, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। सो जो कल्चर है वो भी एक आइडिया ऑफ नेशन को हमारे अंदर मतलब हमारे अंदर उस भावना को जगाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज एंड म्यूज़िक सर, इनकी जो कल्चर है, उन्हीं के साथ आर्ट, पोइट्री, म्यूज़िक और स्टोरीज भी आती है, जिन्होंने इन नेशनलिस्ट फीलिंग को एक्सप्रेस शेप करने में हेल्प किया सर। मतलब जिन्होंने उसका ढांचा बनाया, जो नेशनलिस्ट फीलिंग है, उनको मेन जो स्ट्रक्चर है वो इन्हीं कल्चर, आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज से मिला। वेरी गुड बेटा। अच्छा, एक चीज और आप देखोगे, अभी आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज बीच में आई थी जो इंडियन नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ाती थी। आपने देखा होगा गदर, आपने देखी होगी लगान, आपने देखी होगी लेजेंड ऑफ भगत सिंह, उरी, इस तरह की बॉर्डर, इस तरह की मूवीज जब आप देखते हैं तो एक फीलिंग नहीं आती आपके अंदर कि नहीं यार, देश हमारा सबसे अच्छा है, या इस तरह की कुछ बातें, लाइक म्यूजिक भी होते हैं उनमें, उससे म्यूजिक सॉन्ग्स भी होते हैं सर, तेरी मिट्टी, और उसमें उस तरह के म्यूजिक होते हैं। जैसे आप मूवीज देखेंगे तो उसमें इस तरह के म्यूजिक होते हैं, या इस तरह का बैकग्राउंड स्केल होता है, स्कोर होता है, या पोएट्री इस तरह की कही जाती है, जिससे आपको लगता है कि आप लाइक समवेयर दिस country is more than anything for you at that moment.
यस सर, कनेक्ट और कर आपने पाते कभी हैं सोचा है कि जो हमारे फौज है, जो हमारी आर्मी है, नेवल फोर्सेस है, एयर फोर्सेस है, किसी भी कंट्री की, वो जान देने के लिए कैसे तैयार हो जाते हैं, एक बार में कैसे मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि यस आपसे कोई Yes, कहे या मुझसे कोई कहे कि भैया मरना है, तो क्या आप ज्वाइन करोगे इस चीज को? नहीं, no sir. नो सर, राइट, कोई नहीं करेगा। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं लोग और क्यों वो कर जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर वो रोमांटिसिज्म ऑफ टुवर्ड्स द कंट्री और नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो अच्छी होती है, वो प्रवेल करती है। और साथ में जब आपने देखा होगा जब वो वॉर करने जाते हैं, वॉर लड़ने जाते हैं, तो एक वॉर क्राई होता है, राइट। वॉर क्राई वो ऐसा होता है जिससे उनके अंदर एक जोश भर जाता है और वो उसमें कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, राइट। तो वो वॉर क्राइज या वो म्यूजिक या वो उस तरह की पोइट्री जो है वो आपको इट कनेक्ट्स यू टू योर कंट्री। और उसके बाद फिर उसमें क्या होता है कि आप बहुत अच्छे से नेशनलिज्म को प्रवेल करके और आगे बढ़ते हैं, अपने जो भी आपका वो एक Yes, sir. ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रुप है उसको आप परस्यू करते हैं आगे, सर ठीक है। मार्च भी इसलिए कराते हैं जिससे अच्छे से ऑर्डर्स फॉलो कर पाए वो। हाँ मतलब चलो ठीक है, वो भी एक माना जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। लेट अस लुक एट रोमांटिसिज्म, अ कल्चरल मूवमेंट which sought to develop a particular form of nationalist sentiment। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि ये जो रोमांटिसिज्म ये एक ऐसा मूवमेंट था, कल्चरल मूवमेंट था, जिसने जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को बढ़ाने का काम किया, ठीक है। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज्ड द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। अब ऐसा क्यों किया उन्होंने? उसको रीजन को और साइंस को उन्होंने क्रिटिसाइज क्यों किया? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो लोग रीजन करना शुरू कर देंगे, अगर आप रीजन करना, अगर फॉर एग्जांपल आपके सामने, आप फौजी हैं, आपके सामने दूसरा फौजी दूसरे देश का आप गोली चला रहा है, आप उसके सामने रीजन करना अपने दिमाग में शुरू कर देंगे, यार मैं इसे क्यों मारूं, इसने तो मेरा कुछ बुरा किया ही नहीं है, मैं तो इसको जानता भी नहीं हूं, मैं खामखा इसको गोली मार रहा हूं, पता नहीं इसके साथ क्या होगा, इसके पेरेंट्स का क्या होगा, इसके घर में कोई वाइफ होगी तो उसका क्या होगा, इसके बच्चे होंगे तो उनका क्या होगा। आप ऐसा सोचने लगेंगे तो क्या आप गोली चला पाएंगे? नो सर, नो सर। No, sir. एग्जैक्टली। No, तो sir. रीजन जब आप Humanity करने लगते हैं, देखिए रीजन जब आप करने लगते हैं तो आपके इमोशंस को हारना पड़ता है। ऐसे ही जब आप इमोशनल हो जाते हैं तो आप आपके रीजन लूज कर जाते हैं, यस राइट। सर, इसी वजह से इन लोगों ने रीजनिंग और साइंस की जो बात थी उसको पीछे करा कि नहीं भाई नहीं, ये तो बाद में होता रहेगा, डेवलपमेंट तो होता रहेगा, पहले अपन को कंट्री को फ्री कराना है इनसे, राइट। यस सर, एग्जैक्टली। तो इसलिए इन्होंने साइंस की और रीजनिंग की बातों को पीछे करा और बाद में और बोला कि भैया पहले हमें ये देख लेने दो, बाकी का काम हम बाद में देखेंगे, ठीक है। फिर कहता है ये पैराग्राफ आगे चल के, एंड फोकस्ड इंस्टेड ऑन इमोशंस, इंट्यूशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। और उन्होंने Yes, किस पे sir. फोकस किया? इमोशंस पे, Mystical feelings. इंट्यूशंस पे और मिस्टिकल फीलिंग, मतलब ऐसी अजीब भावनाओं के ऊपर, इमोशंस के ऊपर सर जो हावी कर लेते जिनको हम कर एक्सप्लेन नहीं कर सके। सकते सर, हाँ, उन्हें आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बस सर आप उसमें ओवरकम खो भी नहीं जाए, कर सकते। हाँ खो जाए उसमें, ठीक है। Yes. Their effort was to create a sense of shared collective heritage, a common cultural past as the basis of a nation। मतलब ये लोग चाहते थे कि एक ऐसा हेरिटेज बने, एक ऐसी कॉमन पास्ट बने, कल्चरल सोसाइटी बने जिसमें लोगों को एकजुटता का माहौल पैदा हो, लोगों को समझे कि भाई नहीं सब लोग एक जैसे हैं, एक ही हैं और हम सबका पास्ट ये है, हम इसकी संतान है, जैसे हम कहते हैं ना हम भारत माता की संतान है, राइट। यस सर, परंपरा। हाँ, तो वैसी परंपराएं, वैसे वो लोग हेरिटेज को लाना चाहते थे, ठीक है। यस सर, चलिए आगे बढ़ेंगे। और बच्चों दिख रहा है, ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया? ठीक है, अभी ठीक है ना? यस सर, सच छोटा करने पे ब्लर सा हो जाता है। ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। अभी तो दिख रहा है ना? यस सर, यस सर। ओके, एक सेकेंड मेरे को दो। चेतन, चेतन,
यशवी, चेतन माइक ऑफ क्या है आपका? चेतन आपका माइक ऑफ है? इज इट वर्किंग और नॉट? प्रियांशी, यशवी, फरहान, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है? जीशान, सर मैं पढ़ना चाहता हूँ। जीशान, हाँ जीशान बेटा पढ़। कृष्णा अभी तेरे को चांस मिलेगा नेक्स्ट उस पे, अभी रुक जा। और बच्चों को पढ़ने जिन्होंने एक बार नहीं पढ़ा अभी तक, ठीक है, उनको चांस देना चाहिए। हाँ बेटा जीशान शुरू करो। Other romantic German philosopher John Gottfried Herder 1744 to जीशान आपका वॉइस बहुत ब्रेक कर रहा है बेटा, तो थोड़ा सा मतलब स्लोली बोलने की कोशिश करो। एक तो हो सकता है ज्यादा जल्दी बोलने की कोशिश कर रहे हो इसलिए थोड़ा कट रहा हो आवाज। आराम से पढ़ने की कोशिश करो। अदर रोमांटिक सच एज जर्मन फिलोसोफर, इस तरह से पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है, एकदम आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं, जल्दी नहीं। Other romantics such as the German philosopher John Gottfried Herder 1744 to 1803 claimed that the true German culture was to be discovered among the common people. It was through folk songs, folk poetry, and folk dances that the true spirit of the nation, folk series, was popularized. So collecting and recording these forms of folk culture was essential to the product of national building. The emphasis on vernacular language and the collection of local folklore was not just to recover and insert national spirit, but also to carry the modern nationalist message to large audiences who were mostly illiterate. This was especially so in the case of Poland, which had been partitioned at the end of the 18th century by the great powers Russia, Prussia, and Austria. Even though Poland no longer existed as an independent territory, national feelings were kept alive through music and language. Karol Krupinski, for example, celebrated the national struggle through his operas and music, turning folk dances like the Polonaise and the mazurka into nationalist symbols. Language too played an important role in developing nationalist sentiments. After Russian occupation, the Polish language was forced out of schools and the Russian language was imposed everywhere. In 1831, an armed rebellion against Russian rule took place which was ultimately crushed. Following this, many members of the clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance. Polish was used for church gatherings and all religious instructions. As a result, a large number of priests and bishops were put in jail or sent to Siberia by the Russian authorities as punishment for their refusal to preach in Russian. The use of Polish came to be seen as a symbol of the struggle against Russian dominance. सर कंप्लीट हो गया? हाँ पता है बेटा, कंप्लीट हो गया, तूने बल्कि ज्यादा ही पढ़ दिया थोड़ा सा। एनीवेज कोई बात नहीं। ओके सर। कृष्णा रुक जा, तेरे को बोला मैंने, बाकी लोग भी थोड़ा सा रुक जाओ, मैं सबको मौका दूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ? तेरा वो बार बार हैंड रेज आ रहा है मेरे पास, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। सर मेरा तो स्टार्टिंग से ही है सर, अब मैंने तो किया ही नहीं वापस, सर दूसरे कर रहे हैं। अच्छा ओके, कोई नहीं, ठीक है, चलिए मौका देते हैं एक्सप्लेनेशन का। कौन बच्चा करेगा? मानस? यस सर। चल एक्सप्लेन कर बेटा। फर्स्ट पैराग्राफ बताना, मतलब जो सेकंड वाला पैराग्राफ है इसमें वो नहीं बताना, सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ बताना। फर्स्ट वाला मतलब सर जो फर्स्ट पेज में या फिर पूरा नीचे तक? फर्स्ट नीचे तक पूरा। ओके सर।
सर उसके बाद उसमें बताया गया है कि जो अदर रोमांटिक्स जो थे, रोमांटिक्स जैसे पोएट्स जो थे और जो आर्टिस्ट वगैरह थे, जैसे और इसमें एग्जांपल भी दिया, जैसे जर्मन फिलोसोफर जोहन गॉटफील्ड का, सर जोहन गॉटफ्रेड हर्डर का। सर उन्होंने ये बताया कि जो ट्रू जर्मन कल्चर है वो डिस्कवर हुआ था जो कॉमन पीपल है उनके अंदर से। जो हमने पहले बात की थी कि जो कल्चर है उसी के साथ साथ जो जो मतलब जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म है वो पीपल के अंदर से आनी चाहिए, वो उनके अंदर से खुद डिस्कवर होना चाहिए। इसको दास वॉल्फ कहते थे। और उसके बाद ये फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री, फोक डांसेस, और यही थी जो एक ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन जो पॉपुलराइज कर सकते थे, जिसको जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म को मतलब अंदर से ला सकती थी। इसको वॉल्फ्स गीस बोलते थे। तो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स ऑफ कल्चर वॉज सो इन्हीं जो फोक कल्चर है, जो ये म्यूजिक है, जो ये पोइट्री है, इन सभी का कलेक्शन करके एक प्रोजेक्ट था नेशन बिल्डिंग का, वो प्रोजेक्ट करना था इनको। एम्फेसिस ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड कलेक्शन ऑफ लोकल फोल्कलोर। मतलब सर जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है मतलब जो रीजनल लैंग्वेज है, जो उनकी खुद की लैंग्वेज है, जो जर्मन या फिर कोई भी लोग अपने एरिया में बोलते हैं, उस लैंग्वेज को, उस लैंग्वेज पे एम्फेसिस करना, उसको और प्रमोट करना। और कलेक्शन ऑफ लोकल फोल्कलोर was not just to recover an ancient national spirit but also to try to the modern nationalist message। मतलब सर जो लोकल फोल्कलोर है उनका कलेक्शन करना, मतलब जो उन्हीं के जो ट्रेडिशनल कस्टम्स हैं, बिलीव्स है, जो स्टोरीज हैं उनके वहाँ के, जो उनके अंदर नेशनलिज्म की जो स्पिरिट है वो जगाते हैं, उनको सबको इकट्ठा करना था एक साथ। और वही जो मतलब जो एक मेन मतलब वो एक स्ट्रक्चर बन सकता था जिससे मॉडर्न नेशनलिज्म की फीलिंग इन सभी लोगों को आसानी से पहुंचाई जा सके, और खासकर उन लोगों में जो कि इलिटरेट थे, जो कि पढ़ लिख नहीं सकते थे, जिनको इसका मतलब नहीं पता था अच्छे से। नाउ अब इसके बाद सर हमें पोलैंड का केस गिवन है। सर पोलैंड, जैसा कि हमें पता है, जब नेपोलियन हार गया था, पोलैंड वाला पार्ट जो है वो रशिया को दे दिया गया था। तो इसी में यहाँ पे उसका एग्जाम्पल दिया गया है कि 18वीं सेंचुरी में जब रशिया जब बार जो मेन फोर पावर्स थी, BARP, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया एंड प्रूशिया, उसमें से ये वाला पार्ट जो रशिया है उसको मिल गया था। जो पोलैंड था सर वो एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी तो भी नहीं था, लेकिन जो नेशनलिज्म की फीलिंग है, जो नेशनलिस्ट फीलिंग है, वो इन लोगों के अंदर मतलब वो उनके जो म्यूजिक है, उनकी जो पोइट्री है, जो उनके ड्रामाज हैं, उसके अंदर वो लोग अपने आप में जगाते रहे सर। उन्होंने मतलब रशिया के अंदर दब के उसको खोने नहीं दिया। कैरल कुरपिंस्की का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। वो एक celebrated the national struggle through his operas and music, turning folk dances like Polonaise and Mazurka into nationalist symbols। मतलब जो कैरोल कुरपिंस्की हैं, इन्होंने जो नेशनल स्ट्रगल है इसको अपने ओपेराज और म्यूजिक के उससे जो किया, जो सेलिब्रेट किया, और टर्निंग फोक डांसेस लाइक पोलोनीज, मतलब जो इनके फोक डांसेस थे लाइक पोलोनीज, लाइक यस सर, पोलोनीज और मजूरका, इनको नेशनलिस्ट सिंबल्स के तौर पे यूज किया उस नेशनलिज्म की स्पिरिट को जगाने में, क्योंकि जो पोलैंड के लोग हैं उनमें, जो कि रशिया के अंदर अब समा चुके थे, ताकि वो उस फीलिंग को अभी भी जगा मतलब उस फीलिंग, वो फीलिंग अभी भी उनके अंदर रहे। सर वेरी गुड बेटा। अच्छा, एक चीज यहाँ पर हम लोग फिर से देखेंगे जो अभी मानस ने बताया है, दोबारा से उसको थोड़ा और समझेंगे। पोलैंड का जो केस यहाँ पर दिया गया है ना बच्चों, वो एक्चुअल में बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है। उसका रीजन ये है कि यहाँ तक, हालांकि वो एक कंट्री भी नहीं था, एक पर्टिकुलर गिवन कंट्री भी नहीं था, उसके कुछ टेरिटरीज जो है वो प्रूशिया के पास थी, ठीक है, कुछ ऑस्ट्रिया के पास थी, कुछ रशिया के पास थी, पर फिर भी उसके अंदर कहीं ना कहीं ये फीलिंग लोगों के अंदर थी, नेशनलिज्म था। तो जिंदा रखने की बात करी किसने? सबसे ऊपर जिनका नाम आता है वो है कैरल कुरपिंस्की, ठीक है। ये बहुत बड़े एक कहना चाहिए म्यूजिक और ये डायरेक्टर और डांस ड्रामा ये सब चीजों में बहुत ज्यादा अच्छा बड़ा नाम था, ठीक है। और इन्होंने काफी उस स्ट्रगल को जिंदा रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, जिसके वजह से पोलैंड के अंदर ये जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी, इट अकर्ड इन ईच एंड एवरीबॉडीज हार्ट, ठीक है। यस सर। चलिए आगे बढ़ेंगे।
सर आपका माइक ऑफ है। यस सर। ओह, कोई और बच्चा है जो नहीं पढ़ा है जिसने वो पढ़ना चाहता है? यस फरहान, यस सर। पढ़ोगे फरहान? यस सर पढ़ो। वेरी गुड बेटा, ये लैंग्वेज से स्टार्ट करके और ये पूरा पैराग्राफ पढ़ो। Language too played an important role in developing nationalist sentiment. After Russian occupation, the Polish language was forced out of schools and the Russian language was imposed everywhere. In 1831, an armed rebellion against Russian rule took place, which was ultimately crushed. Following this, many members of the clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance. Polish was used for church gatherings and all religious instruction. As a result, a large number of priests and bishops were put in jail or sent to Siberia by the Russian authorities as punishment for their refusal to preach in Russian. The use of Polish came to be seen as a symbol of the struggle against Russian dominance. ठीक है, नारायण, मनोज अभी मौका दूंगा तेरे को। नारायण, बेटा माइक काम नहीं कर रहा है क्या नारायण? सर वो अनम्यूट तो कर रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही। हाँ, वो बार बार म्यूट हो रहा है फिर अनम्यूट हो रहा है, पता नहीं सर अनम्यूट से तुरंत ही म्यूट पे चले जाते हैं। कोई नहीं, मनोज। यस सर। कोई बात नहीं, एक काम करो नारायण, स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लो अपना फोन और दोबारा से कनेक्ट कर लो, ज्वाइन कर लो दोबारा से, जल्दी से करो फटाफट। मनोज तुम एक्सप्लेन करो ये वाला। यस सर। सर इस पैराग्राफ में बताया कि जो लैंग्वेज है वहाँ की, जो पॉलिश और एक तरीके से पॉलिश लैंग्वेज है या फिर रशियन लैंग्वेज के बीच में जितनी यहाँ पे भी स्ट्रगल्स दिखाएंगे, ये लैंग्वेज ने भी इस सेंटिमेंट्स को निकालने में लोगों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो सर जैसे ही रशियन ऑक्यूपेशन स्टार्ट हुआ, जितने भी पॉलिश लैंग्वेज स्कूल में, उससे पहले पॉलिश और रशियन दोनों लैंग्वेज जो रशिया के स्कूल से या फिर पॉलिश का थोड़ा सा पार्ट रशिया में भी था, तो वहाँ पे दोनों लैंग्वेज को पढ़ाया जाता था। लेकिन जब रशियन ऑक्यूपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा तो पॉलिश लैंग्वेज को जितनी भी स्कूल्स या फिर इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे पढ़ाना इसको बंद करवा दिया गया, वहाँ पे इसका यूज़ नहीं हुआ और रशियन लैंग्वेज को हर जगह इन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया। तो सर इसके बाद यहाँ पे हमने रशिया में बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे और ऐसे बहुत सारे जितने भी पोलैंड जहाँ जगह थी, बहुत सारे ऐसे मेंबर्स थे जो क्लर्जी के मेंबर्स थे, उन्होंने अपनी लैंग्वेज को वेपन की तरह यूज़ किया। अपनी लैंग्वेज लोगों से एक तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस किया अपनी लैंग्वेज से कि हम सब एक हैं, हमें इन लोगों के अगेंस्ट जाना पड़ेगा ताकि हम अपने देश को फ्रीडम दिला सकें। तो सर उसके बाद ऐसे बहुत सारे लोग और भी आए पॉलिश सिटीजनसी, जिन्होंने ये जो मूवमेंट है आगे चलाया। और उसके बाद इसका रिजल्ट ऐसा है कि सर बहुत सारे प्रीस्ट और बिशप जो ऐसे वहाँ के ऐसे चर्च के जो मेंबर थे, जो पॉलिश मेंबर थे, जो चर्च के थे, जो फादर थे, जो भी थे, उनको जेल में भेज दिया गया पॉलिश गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि ये जितने भी पॉलिश सिटीजन थे रशियन अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट जा रहे थे। तो रशियन अथॉरिटीज़ ने इन्हें इसलिए जेल में भेज दिया क्योंकि ये उनके अगेंस्ट जा रहे थे और उन्हें पसंद नहीं आया कि पॉलिश जो सिटीजन्स थे वो धीरे धीरे करके इन्फ्लुएंस होकर सब उनके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि पॉलिश लैंग्वेज भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा उनका वेपन बन गया था रशियन डोमिनेंस को हटाने के लिए। चलो वेरी गुड बेटा। अच्छा बच्चों, इसको एक बहुत इंपॉर्टेंटली थोड़ा समझेंगे, थोड़ा माइन्यूटली समझेंगे। देखो क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, वो रीजन क्या है। देखो पॉलिश जो एक लैंग्वेज है, ठीक है, उसको यूज किया गया एज अ वेपन, क्योंकि आप जिस भाषा, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप गुजरात से हैं और आप किसी दूसरे देश में जाएं या कहीं दूसरे प्रदेश में जाओ, वहां पर कोई गुजराती बोलने वाला व्यक्ति मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है, राइट? सेम चीज अगर आप किसी और कंट्री में जाएं
जहां पर आपको बहुत भी कोई व्यक्ति नहीं मिलता हो, कोई नहीं जानता हो, कुछ नहीं जानता, और अचानक से आपको कोई इंडियन मिल जाए, भले ही वो आपके प्रदेश का भी ना हो, बीट वो आप दिल्ली का भी ना हो, वो यूपी का भी ना हो, वो राजस्थान का भी ना हो, वो हो महाराष्ट्र का या फिर जम्मू कश्मीर का या फिर केरला का या फिर आसाम का, फिर भी आपको लगेगा अरे नहीं मेरे देश का बंदा है, ये तो इंडियन है, लगेगा ना। तो आप कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट हो जाओगे, आप अपनी लैंग्वेज के थ्रू या फिर जो कल्चरल हमारे रिचुअल्स हैं उनके थ्रू आप कनेक्ट फील करोगे। पहला तो रीजन ये था। दूसरा क्या था, वो किनको पकड़ रहे थे आप देखो, जो रशियन अथॉरिटीज थे उन्होंने किनको पनिश करना सबसे पहले समझा जरूरी, उन प्रीस्ट को, उन बिशप्स को, उन पादरीज को, वो फादर जो थे उनको जो पकड़ना जरूरी समझा। रीजन क्या था, रिलीजन बहुत जल्दी आग की तरह से फैलती है कोई बात रिलीजन की, राइट। और रिलीजन को सबसे बड़ा हथियार बनाया उन लोगों ने। रिलीजन की जो प्रीचिंग्स थी वो किस लैंग्वेज में कराई गई, पॉलिश लैंग्वेज में। तो लैंग्वेज भी हो गई और रिलीजन भी, अथॉरिटी भी हो गई। तो दोनों की तरफ से अगर वो उनको लोगों को परसुएट किया जाएगा, अगर उनको एक दिशा दी जाएगी मूवमेंट की, तो कहीं ना कहीं उनको तो बुरा लगेगा ना जो उनके ऊपर रूल कर रहे हैं, राइट। यस सर। उन्होंने प्रीस्ट और बिशप्स को जेल में डालने की बात की, ठीक है। और वो कौन सी जेल में डाला था उन्हें याद रखेंगे, साइबेरियन जेल में, ठीक है। ओके सर। हाँ बच्चा। सर इसमें पोलैंड का इशू बार बार उठा रहे हैं, लेकिन सर जब ये पोलैंड मतलब रशिया को पोलैंड का पार्ट दिया गया था सर, उस टाइम तो ट्रीटी हुई थी ना, बैठक तो हुई थी, सबकी सहमति पे तो दिया गया था। बेटा अब एक छोटी सी बात बताता हूं तुम्हें, जब भी कोई दो कंट्रीज लड़ते हैं या ज्यादा कंट्रीज लड़ते हैं और कोई भी टेरिटरी का बंटवारा होता है लड़ाई के बाद, तो आप ये समझ लीजिए भले ही एक तरफ के कंट्रीज खुश होंगे उस बंटवारे से, लेकिन दूसरी तरफ के कंट्रीज जो हारे होंगे वो पक्का नाराज होंगे 100%। तो नेपोलियन ने पोलैंड ऑक्यूपाई कर रखा था। हाँ, तो वो तो उनके बुरा लगता ही था ना, ऑलरेडी उनको तो बुरा ही लग रहा था ना। वो तो चाहते थे कि हमको फ्रांस से कोई मतलब नहीं है, हमको रशिया से कोई मतलब नहीं है, हमको किसी और कंट्री से कोई मतलब नहीं है, हमको तो पोलिश लोग जो हैं हमारे, उनको हम इकट्ठा करके अपना कंट्री बनाना चाहते हैं। जैसे कि आप देखो 1971 में व्हेन वी हैड अ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, और हमें वो जबरदस्ती हम पर इम्पोज किया गया वो वॉर। हमेशा इंडिया ने कभी भी आगे से बढ़ के कोई युद्ध लड़ने की कोशिश नहीं की, बट जब वो हम पे इम्पोज किया गया तो इंदिरा गांधी उस समय वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उन्होंने आगे बढ़ के इस चीज को किया कि भाई नहीं, हमने पाकिस्तान को हराया, उनके कुछ जवानों को हमने बंदी बना लिया था, और उसके बाद जाकर के हमने उनको छोड़ दिया और बोला कि ठीक है अब से ये बांग्लादेश बन जाएगा, अब से पाकिस्तान नहीं रहेगा। तो क्या बांग्लादेश बनने के बाद पाकिस्तान हमारी बात से खुश था? नो सर। लेकिन बांग्ला पीपल, जो बांग्लादेशी पीपल थे वो तो खुश थे ना। यस सर। इंडियंस भी खुश थे कि पाकिस्तान हार गया, लेकिन पाकिस्तान तो कहीं ना कहीं गुस्सा था ही ना। यस तो सर, यही बात है की बात है ना। हाँ बेटा, ये इंदिरा गांधी के टाइम की बात है ना, जब हाँ बेटा इंदिरा गांधी के टाइम की बात है, और इसी वजह से शायद उनको आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने एक डिसीजन लिया, जैसे कहा जाता है, 2 टुकड़े कर दिए। डिसीजन था ना। क्या बेटा? सर इस वजह से क्यों कहा जाता है, ये तो गलत डिसीजन था, मतलब इतने सारे सैनिक कैदी बंदी बनाने के बाद बिना किसी शर्त पे छोड़ दिया। तो देखो बेटा, हर चीज का ना 2 नजरिए होते हैं। तुम्हारी बात को मैं भी सेकंड करता हूं कि हाँ, इंदिरा गांधी का ये स्टेप थोड़ा सा गलत था कि उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए था, उसके बदले में उनको बोलना चाहिए था कि ये पाकिस्तान तो अलग हो ही गया, बांग्लादेश तो बन ही गया, जम्मू कश्मीर वाला एरिया भी खाली करो। यस सर। तो फिर आज हमें इस तरह के कोई नेगोशिएशंस कुछ रखने चाहिए थे, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन बेटा कहीं ना वो जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके पास हमसे बेटर सलाहकार हैं, राइट सर। उस समय तो वर्ल्ड का प्रेशर भी बहुत ज्यादा था इंडिया पे। उस समय इंडिया के ऊपर प्रेशर आज भी है हालांकि, लेकिन उस समय बहुत ज्यादा था। एक तो इंडिया जो है उतना प्रॉस्पर नहीं था, उतना पैसा नहीं था इंडिया के पास, और इंडिया एक बड़े कंट्री के अगेंस्ट वॉर में नहीं जा सकता था। और उस समय जो चाइना था वो बहुत ज्यादा प्रेशर करने की कोशिश करता था इंडिया को, आज भी करता है, तुम देखते हो, ठीक है। तो इस तरह की कोई इंटरनेशनल सपोर्ट भी बहुत ज्यादा नहीं थी, क्योंकि रशिया जो था वो ऑलरेडी इट वाज अगेंस्ट अमेरिका, इट वाज इन द वॉर, और वो ऑलरेडी प्रॉब्लम्स में चल रहा था, अपने खुद के प्रॉब्लम्स चल रहे थे उसके, ठीक है। तो उन सब वजहों से
आप देखो तो वो कहीं ना कहीं उसको एक इंडिया के पास ये था कि चलो ठीक है हमने बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर दिए, ठीक है बाहर में जाने तो देखेंगे इसको, बाद में फ्यूचर में देख लेंगे, कोई बात नहीं है ही कितना सा पाकिस्तान, ये सोच करके जहां तक मैं सोचता हूं कि ऐसा किया गया होगा। और इंडिया हमेशा से कभी भी ना इस फीलिंग में नहीं रहा कि हम इस पे कब्जा कर लें या हम इस कंट्री को हरा दें या इस कंट्री को मार दें, तो इसलिए और इंडिया थोड़ा सा हमेशा से दयालु रहा। देखो कहते हैं ना कि वो जिसके पास पावर है सजा देने की, अगर वही आपको माफ कर दे ना तो उससे पावरफुल कोई व्यक्ति नहीं है, राइट? यस सर। तो सेम चीज यहाँ पे भी शायद मुझे लगता है इंडियन गवर्नमेंट ने, सिर्फ इंदिरा गांधी ने नहीं, इंडियन गवर्नमेंट ने उस चीज को कहा। अब इंदिरा गांधी को ही क्यों इसका प्राइज मिला? क्योंकि बेटा अगर वर्ल्ड कप जीता था तो पूरी टीम ने जीता था, लेकिन फिर भी हम महेंद्र सिंह धोनी या फिर कपिल देव का नाम लेते हैं कि भाई नहीं कपिल देव ने इंडिया को वर्ल्ड कप दिलाया था या महेंद्र सिंह धोनी को वर्ल्ड कप दिलाया था, ठीक है? ऐसे ही, या फाइनल में हारे थे तो भैया गांगुली की टीम हार गई थी, फाइनल्स में हार गए थे, वरना वो भी जीत जाते। तो इस चूंकि कैप्टन जो होता है, अब एक बात बताओ, अलेक्जेंडर का नाम गिना जाता है कि अलेक्जेंडर ने पूरे दुनिया को जीत लिया, क्या अकेला व्यक्ति जीत सकता था? नहीं, पर पूरी टीम थी एक। आइडिया होता है सर, लीडर का नाम याद रखा जाता है। लीडर को ही प्रेज भी लीडर को किया जाता है और क्रिटिसाइज भी लीडर को ही किया जाता है, राइट? जैसे हिटलर को क्रिटिसाइज किया जाता है, मुसोलिनी को क्रिटिसाइज किया जाता है, नेपोलियन को किया जाता है, सद्दाम हुसैन को किया जाता है, किम जोंग उन को किया जाता है, या जितने भी कंट्रीज के और जो भी है, तो उसको हमेशा लीडर को ही, प्रेज भी लीडर को ही मिलता है और क्रिटिसाइज भी, ठीक है? यस सर। चलिए आगे बढ़ेंगे। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप जब भी देखना रिवॉल्ट की जब बात आएगी ना, तो उसमें कहीं ना कहीं हंगर जरूर जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि लोग गरीब जब हो जाते हैं ना एक लेवल के बाद, जब उनके पास ऑप्शन नहीं रहता कि भाई अब तो मरना है या तो खाना मिलेगा, या तो मर तो वैसे भी रहे तो ठीक है मार के मर लेंगे, क्या पता जीत जाए तो खाना तो मिलेगा कम से कम। तो हमेशा ये चीज बहुत ज्यादा रही है, तो इसको थोड़ा सा हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक सेकंड, लेट मी जस्ट स्क्रॉल इट डाउन। कृष्णा पढ़। Hunger, hardship and popular revolt. The 1830s were years of great economic hardship in Europe. The first half of this 19th century saw an enormous increase in population all over Europe. In most countries, these were more seekers of jobs than employment. Population from rural areas migrated to the cities to live in overcrowded slums. Small producers in town were often faced with stiff competition from imports of cheap machine-made goods from England, where industrialization was most advanced than the continent. This was especially so in textile production, which was carried out mainly in homes or small workshops and was only partially mechanized in those regions of Europe where the aristocracy still enjoyed power. Peasants struggled under the burden of feudal duties and obligations. The rise of food prices or a year of bad harvest led to widespread pauperism. सर ये क्या लिखा है? Pauperism in town and country. Sir, done. ठीक है। नारायण अभी आपका वो हो रहा है? हाँ यस सर, अब कर रहे हैं। शाबाश बेटा, चल पढ़ा, एक बार बता जरा। यस सर।
सर जो पूरा यूरोप था वो 1830 के टाइम में, मतलब 1830 जो 19th सेंचुरी था, हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में बहुत सबसिस्टेंस क्राइसिस की तरफ जा रहा था। मतलब वहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी जो कि वहाँ के डिमांड, मतलब जो वहाँ का प्रोडक्शन हो रहा था, मतलब कुछ भी जैसे फ्रूट प्रोडक्शन जो हो रहा था उस वो पूरा फुलफिल डिमांड नहीं कर पा रहा था, पूरे पॉपुलेशन का डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहा था। तो यूरोप की जो इकोनॉमी है वो भी गिरने लगी और साथ ही साथ बहुत दिक्कतें भी होने लगी वहाँ पे। और वहाँ पे इतने ज़्यादा मतलब जॉब्स के लिए जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो जॉब ढूंढते हैं, वो इतने बढ़ गए जितना जॉब पे, मतलब जितने जॉब के लिए वो भी नहीं थे, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं था, उससे ज़्यादा लोग हो गए वहाँ पे। और फिर वहाँ पे जो विलेज से जो लोग हैं, क्योंकि अब यहाँ क्राइसिस चल रहे हैं तो सब लोग यही सोचते हैं कि हो सकता है सिटी में अच्छा हो इससे, तो इसलिए काफी सारे लोग ऐसे विलेज से सिटी में आए जॉब ढूंढने के लिए, जैसे कुछ भी जॉब हो गया और जॉब्स भी करने के लिए सब विलेज से सिटीज में आ गए। तो सिटीज की पॉपुलेशन पहले से ज्यादा थी और भी और से ज्यादा होने लगी, इसलिए अब लोगों को रहने के लिए जगह भी नहीं मिल रहा है। और जो लोग आए हैं मतलब विलेज या रूरल एरिया से जो आए हैं, अब उनको स्लम्स में रहना पड़ रहा है। अब इसमें एक और दिक्कत ये थी कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर, मतलब जैसे छोटे छोटे कुछ प्रोड्यूसर होते हैं जो किसी स्मॉल स्केल पे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें मेनली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड होता है, तो उनका जो लॉस हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि अब जो इंग्लैंड एक कंट्री है, उस समय वहाँ की एरिस्टोक्रेसी जो है वो बहुत पॉपुलर थी और मतलब बहुत पावरफुल थी। तो वहाँ पे जो मशीन मेड गुड्स हैं वो चीपर्स, मतलब बहुत सस्ते दामों में मिलने लगे, इसलिए अब वो पूरे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं, पूरे यूरोप में वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इसलिए जो भी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स हैं उन सबको बहुत लॉस होने लगा, क्योंकि अब उनका सामान कोई खरीदेगा नहीं, उनका जो सामान है वो थोड़ा महंगा बिक रहा है, इसलिए उसको खरीदने के बजाय सब जो इम्पोर्ट किया हुआ गुड्स है उसी को खरीदते हैं। तो ये ज़्यादातर टेक्सटाइल प्रोडक्शन में देखा जाता था, क्योंकि जो जो लोग अपने घर में सामान बनाते हैं वो थोड़े महंगे दामों पे बेचते हैं, जो मशीन से बनते हैं इंग्लैंड से जो इंपोर्ट किए जाते थे वो बहुत सस्ते दामों में मिल रहे थे। तो इसी में जैसे एरिस्टोक्रेसी कुछ जगह पे, जैसे यूरोप में जिस जगह पे एरिस्टोक्रेसी अभी भी पावर में था, वहाँ पीसेंट को स्ट्रगल करना पड़ता था। और उनके जो टैक्सेस थे, मतलब टैक्स हो गए, जैसे उन पे बहुत सारा कर्ज भी आ गया, क्योंकि अब जब उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है या नौकरी नहीं मिल रही है तो उनको लोन लेना पड़ेगा किसी, मतलब जैसे लैंड ओनर से या फिर किसी ऐसे अमीर आदमी से उनको लोन लेना पड़ेगा। और फिर वो फ्यूडल ड्यूज उन पे इतने ज़्यादा बढ़ गए कि उनको मतलब और बहुत मेहनत करनी पड़ी, उनके लिए बहुत बुरा हो गया ऐसा समय। तो यहाँ पे जो फूड का जो कभी कभी अगर जैसे हो गया कि किसी क्लाइमेट चेंज के कारण ही अगर फूड का जो हम लोग का फूड हार्वेस्ट जो होगा वो बहुत खराब हो गया, बैड हार्वेस्ट हो गया, तो उसके कारण और ज़्यादा किसी भी कंट्री में, जिस कंट्री में हो रहा है वहाँ पे गरीबी और बहुत मतलब बहुत गिर जाती थी, इतनी बहुत ज़्यादा गरीबी बढ़ जाती थी वहाँ पे। जितने भी लोग हैं बहुत जल्दी गरीब होने लगते थे, सब गरीब ही हो जाते थे एक तरह से, क्योंकि खाने के लिए अब कुछ जो जितना बन रहा था उतना भी नहीं बन रहा है और पॉपुलेशन पहले से ही बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। सर सर जब भी कभी भी जैसे जब हंगर की या हार्डशिप की बात आती है तो सर एक पॉइंट जरूर आता है कि सडन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। तो सर इस पॉइंट से मतलब क्या है कि लोगों ने अपना ऑक्यूपेशन बदल दिया और एकदम से जब सिटी लाइफ की तरफ बढ़ने लग गए तब एम्प्लॉयमेंट कम और पॉपुलेशन ज्यादा हो गई। मतलब ये पॉइंट समझ देखो नहीं क्या आता। होता है मैं बताता हूँ। उतनी है ना। हाँ मैं बताता हूँ बच्चा, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो, है ना। आप जिस सोसाइटी में रहते हो, आप जिस कॉलोनी में रहते हो, वहां पे अगर कोई व्यक्ति अचानक से पॉपुलर हो जाए, फॉर एग्जांपल कोई एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाए, राइट, तो आप क्या करोगे? आप सोचोगे कि भाई मैं भी उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ, राइट। जैसे कि बीच में एक वो आया था एप्लीकेशन, क्या नाम था उसका, टिकटॉक, याद है सबको? आप में से अभी 35 लोगों ने यहाँ पर ज्वाइन किया हुआ है, मेरे हिसाब से लगभग 15 बच्चों का तो मिनिमम अकाउंट होगा उस पे, था क्या? नहीं सर, नहीं था। मेरा नहीं था। नो सर नहीं था। सर नहीं था। नो सर। अरे वाह, वेरी गुड।
नहीं था तो बहुत अच्छा। लेकिन आपकी जानकारी में भी कोई ऐसा नहीं था जिसका भी अकाउंट नहीं था? यस सर, जानकारी में था। अच्छा, सबकी जानकारी में 2-5 बंदे जरूर होंगे जिनका अकाउंट था। यस सब पता नहीं क्यों यूज करते थे। ओके, तो एक्चुअल में द पॉइंट आई वांट टू प्रूव ओवर हियर इज कि जहां पर कोई व्यक्ति एकदम से पॉपुलर हो जाता है, सारी भीड़ उसके पीछे भागना शुरू कर देती है। ये तो आप यहाँ तो क्लियर हो? यस सर। ठीक है। अब हुआ क्या कि कुछ लोग इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए एग्रीकल्चर छोड़ के गांव से शहर गए स्टार्टिंग में, ठीक? तो उस समय पर एग्रीकल्चर में उतने ज्यादा लोग थे कि कच्चा जो रॉ मटेरियल था, जो कच्चा माल था, वो अच्छे खासा अवेलेबल था, और इंडस्ट्रीज में काम करने वाले मजदूरों की बहुत कमी थी, तो अच्छी सैलरी मिलती थी, राइट? काम मिलता था और अच्छी सैलरी मिलती थी, अच्छा पैसा मिलता था, तो लोग बड़े अच्छे से काम वहां करते थे और घर के जाकर के आराम से उस पैसे को एंजॉय करते थे। फिर क्या हुआ, वो पैसे की देखा देखी लोगों ने सोचा यार ये काम अच्छा है, खेती में तो पूरे दिन पढ़ना पड़ता है, धूप में जाओ, बारिश में जाओ, ये करो वो करो, परेशान हो, उससे बेटर है हम जाकर के वहां पे काम करते हैं। वहां पे हमको आधा मेहनत करना पड़ेगा, रात में काम नहीं करना, दिन में काम करना है, अपने घर आना है, पैसा मिलेगा टाइम पे, बढ़िया। एग्रीकल्चर का पता नहीं आज मिले कल मिले नहीं मिले, 6 महीने में एक बार मिले, ऐसे ही होता है ना। तो क्या हुआ, उनसे इन्फ्लुएंस करके बहुत सारे लोग शहरों की तरफ मूव ऑन कर गए कि नहीं भाई नहीं, हम भी वही अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, हम क्यों काम का खेती में धूप में मरेंगे, हमें जाना है वहां पे आराम से फैक्ट्री में जाओ, सुबह टाइम पे जाओ, लंच करो, खाना खाओ, अपने घर आओ, अपने काम से काम, मतलब कोई वो नहीं। तो ये लाइफस्टाइल जब आप अडेप्ट करने लगे लोग बहुत सारे, तो फॉर एग्जांपल अगर 100 लोग एग्रीकल्चर कर रहे थे और 5 लोग इंडस्ट्री में जा रहे थे, तो अब क्या हुआ, उल्टा हो गया, 5 एग्रीकल्चर में रह गए और बाकी के सब इंडस्ट्री में चले गए। तो इंडस्ट्री में बाकी लोग जब चले गए तो एग्रीकल्चर वाले लोग कम हो गए, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। एग्रीकल्चर घटेगा। और जब प्रोडक्शन घटेगा तो उसका प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, बढ़ जाएगा ऑब्वियसली। अगर 100 आपके पास कहना चाहिए आलू है, तो आलू का रेट है 5 रुपए, एक आलू 5 रुपए का है, 100 आलू है, तो अगर आपके पास 5 आलू रह जाएंगे तो आलू महंगे होंगे कि सस्ते होंगे? सर महंगे हो जाएंगे। बढ़ेगा सर, डिमांड बढ़ रहा है और सप्लाई भी कम हो रहा है। एग्जैक्टली, वेरी गुड। डिमांड एंड सप्लाई का ये जो फॉर्मूला है कि डिमांड बढ़ती है, हाँ बिल्कुल, शाबाश, बहुत बढ़िया, तो समझ गए सब लोग, यहाँ तक क्लियर है? यस। तो जब डिमांड बढ़ी और सप्लाई उतनी हुई नहीं, तो इन्फ्लेशन बढ़ा, महंगाई बढ़ी, और जब महंगाई बढ़ी तो क्या होगा, गरीब आदमी मरेगा नहीं मरेगा? यस। तो उनको भूखा मरना पड़ेगा, तो उनको हार्डशिप झेलनी पड़ेगी, हंगर झेलनी पड़ेगी, और वो उनके अंदर एक रिवॉल्ट शुरू होगा। यस, उनको लगेगा कि ये जो किंग है उसके कारण हो रहा है। हाँ, और ये पूरे दुनिया में आप जब भी देखोगे कोई बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ है, तो वो ऑलमोस्ट इसी प्रोसेस के थ्रू होगा कि किसी एक इसमें सप्रेस किया जाएगा, किसी को या तो जानबूझ के सप्रेस किया जाएगा, या वो खुद पता नहीं चलेगा उनको, वो लोग इंटेंशनली, बाय इंटेंशनली, अनइंटेंशनली, कैसे भी वो जाकर के एक कहना चाहिए प्रोडक्शन सेक्टर को छोड़ करके किसी और सेक्टर में जाएंगे, और प्रोडक्शन का रेट घट जाएगा, डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा और गरीबी बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा, लोगों के अंदर गुस्सा आएगा और लोग रिवोल्ट कर देंगे। ठीक है? यस सर। चलिए, तो यहां तक क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर, क्लियर। आगे बढ़े? यस सर। यस सर। एक चीज यहां पर आप लोगों ने किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, इंग्लैंड जो था वो काफी प्रॉस्पर कर रहा था यहाँ पर, पता है क्यों? यस सर, क्योंकि उसने बहुत सारे सर कंट्रीज को भी अपने वो रूल में रखा था। बहुत बढ़िया पॉइंट है, बहुत बढ़िया पॉइंट है नारायण, वेरी गुड। सब लोग इस पर ध्यान देंगे। बहुत सारी कंट्रीज को कॉलोनी इंडिया और इंडिया के आसपास के ऐसे बहुत सारे जो रिचफुल कंट्री थे, रिसोर्सेज, फुल ऑफ रिसोर्सेज वाले कंट्रीज थे, चाहे वो यूएस हो गया, चाहे वो इंडिया हो गया, चाहे वो अफ्रीकन एरियाज हो गए, वहां पर ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनीज बना रखी थी और वो वहां से ऑलमोस्ट 0 प्राइस पर
रॉ मटेरियल लेके या फिर प्रिपेयर्ड मटेरियल लेकर के या सेमी प्रिपेयर्ड मटेरियल लेकर के वहां ले जाता था और बहुत अच्छे दामों पर बेचता था। शुरू में तो उन्होंने इंडिया में ये पॉलिसी अपनाई कि भैया डबल पैसा दे दिया, 4 गुना पैसा दे दिया कि भैया एक काम करो, आप बाकी लाभ छोड़ो, एक काम करो, ये जो बच्चा आपका खेत में काम कर रहा है ना, इसको हटाओ, खेती वेती मत करवाओ, इसको बोलो हमारे यहाँ काम करे। तो भाई लोग सोचेंगे हाँ सही बात है, अगर हम एक कपड़ा बना के दे रहे हैं, मेरे को 10 रुपए बच रहे हैं, तो मैं 10 कपड़े बना के दूंगा तो 100 रुपए बचेंगे ना मेरे को। तो वो 10 कपड़े कैसे बनेंगे? 10 लोग मिलके बनाएंगे। तो बोले बेटा तू भी आ जा, रामू तू भी आ जा, शामू तू भी आ जा, चंदा तू भी आ जा, सबको बुला लिया। सबको बुला के अपने घर में बिठा लिया कि बेटा बेटा वो सब काम छोड़ो जो तुम कर रहे हो, ये काम करो। तो लोगों ने अपने काम करने पर दिए बंद, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन कर दिया बंद, लोगों ने एग्रीकल्चर कर दिया बंद, लोगों ने शॉप्स कर दी बंद, और इसमें काम में जुट गए, ब्रिटिशर्स के काम में जुट गए जहां पैसा मिल रहा था। बाद में उन्होंने क्या किया, जब उनका प्रोडक्शन अच्छा हुआ तो उन्होंने उधार देना शुरू कर दिया। अब उधार जब इंसान के पास आता है ना तो इंसान से खा जाता है, फिर बाद में कहता है अब कैसे करें। तो उन्होंने काम बढ़ाना शुरू कर दिया, पैसा देना बंद कर दिया। अब लोग परेशान हो गए। तो जीरो कॉस्ट पे, हालांकि लास्ट में ये हालत आ गई थी कि जीरो कॉस्ट पे लोग फ्री में वो लोग आपसे काम करवा रहे थे, बंधुआ मजदूर जिसको हम बोलते हैं, और वो उस तरह से वो हमसे काम करवा रहे थे और हमारा ही मटेरियल हमसे ही वो फ्री में लेते थे, टैक्स के रूप में, लगान के रूप में, और वो हमारा मटेरियल हमको बेचते थे, फिर वो हमसे सस्ते दामों पे सामान खरीदते थे और महीने में जाके इंग्लैंड में ले जाके बेचते थे। मानस ठीक है बेटा, तेरा बीच में वो डिस्टर्बेंस कर रहा था फोन। ये क्लियर हो गया बच्चों यहाँ पे? यस सर। यस सर। चलिए शाबाश, आगे बढ़ेंगे बच्चों। मोक्षिका। यस सर। चल पढ़ दे। Okay, sir. The year 1848 was one such year. Food shortages and widespread unemployment brought the population of Paris out on the roads. Barricades were erected and Louis Philippe was forced to flee. A national assembly proclaimed a republic, granted suffrage to all adult males above 21, and guaranteed the right to work. National workshops to provide employment were set up. Earlier, in 1845, weavers in Silesia had led a revolt against contractors who supplied them raw material and gave them orders for finished textiles, but drastically reduced their payments. The journalist William Wolfe described the events in a Silesian village as follows. In these villages with 18,000 inhabitants, cotton weaving is the most widespread occupation. The misery of the workers is extreme. The desperate need for jobs has been taken advantage of by the contractors to reduce the prices of the goods they order. On 4 June at 2 p.m., a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in Paris up to the mansion of their contractor, demanding higher wages. They were treated with scorn and threats alternately. Following this, a group of them forced their way into the house, smashed its elegant window panes, furniture, proclaim. Another group broke into the storehouse and plundered it of supplies of cloth, which they tore to shreds. The contractor fled with his family to a neighboring village, which, however, refused to shelter such a person. He returned 24 hours later, having requisitioned the army. In the exchange that followed, 11 weavers were shot. वेरी गुड बेटा। अच्छा, कौन एक्सप्लेन करेगा? अर्नव, रुक जाओ अभी। और कोई बच्चा है जिसने आज एक्सप्लेन नहीं किया हो? उसके लिए पूछ रहा हूँ मैं, जिसने आज एक्सप्लेन नहीं किया हो। बाकी सब लोग हैंड्स डाउन कर लो, जिसने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया बस वो बताएगा। मोक्षिका तेरे तो अभी पढ़ाई है, तेरे को मौका नहीं दूंगा, रुक जा अभी। यस सर। जय। यस सर, सर मैं ट्राई कर रहा हूँ, मेरा हैंड रेज ही नहीं हो रहा इतनी देर। कोई बात नहीं, ट्राई कर। ये ले, जितना हो सके उतना एक्सप्लेन करने की कोशिश कर। चल पढ़। सर जैसे हमने अभी बात की कि रिवॉल्ट और इन्फ्लेशन का हमारा
सारा सराउंडिंग चल रही थी। तो सर 1848 में ऐसा एक ईयर आया था फ्रांस के लिए। सर बहुत ज्यादा फूड शॉर्टेजेस और अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी पूरे पेरिस में। तो इस वजह से पेरिस के जो पीपल थे वो रोड मार्च पे निकल आए थे। और सर जहाँ पे भी सारी बैरिकेडिंग थी और सर जितने भी प्रोटेक्शन थी किंग की, वो सारी उन्होंने तहस नहस कर दी थी। और सर इसी वजह से जो किंग था लुई फिलिप, उसे भागना पड़ गया था। सर इसके बाद एक नेशनल असेंबली बनी थी और उसने यूनिवर्सल सफरेज दे दी थी ऑल मेल्स को, मतलब सर सारे 21 ईयर से ऊपर के मेल्स को। और सर उसके बाद उन्होंने ऐसी वर्कशॉप सेटअप की जो पीपल को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगी, क्योंकि सर अगर वो इस में नहीं करते एक्शन तो फिर से रिवोल्ट होने का खतरा था। तो उसके पहले भी सर एक ऐसी रिवोल्ट टाइप सिचुएशन हो चुकी थी, वो सिलेशिया कंट्री में हुई थी। तो वहां पे जो थे वर्कर्स थे, वीवर्स थे, उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट यूरोप रिवोल्ट किया था जो उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे। क्योंकि सर उन्होंने ड्रास्टिकली, मतलब सर उनकी पेमेंट्स बहुत ही ज्यादा अमाउंट में कम कर दी थी एकदम से ही, और इसी वजह से उन्होंने रिवोल्ट किया। और सर वहां पे एक इसी को जर्नल विलियम वॉल्स ने डिस्क्राइब भी किया है अपने वर्ड्स में। उसमें उन्होंने कहा है कि उस विलेज में क्या हुआ था। तो उसमें बताया उन्होंने कि कॉटन वीवर्स जो थे सर, वहाँ पे बहुत बड़ा ऑक्यूपेशन था। मतलब सर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वही प्रैक्टिस करती थी। सर जो वर्कर्स की माइजरी, मतलब सर उनके आसपास का सराउंडिंग एरिया उनके लिए अच्छा नहीं था। और सर जय का लीव हो गया। क्या हुआ जय, लीव हो गया? सर जय तो लेफ्ट कर गए। हो सकता है नेटवर्क का कोई इशू हो, कोई बात नहीं। आगे कोई और एक्सप्लेन करेगा? शिवांश रुक जाओ बच्चा, रुक जाओ। वो बच्चे जिन्होंने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया उसमें उनसे करवाऊंगा, और मोक्षिका से इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि मोक्षिका तो भी पढ़ाई है खुद से। शिवांश माइक ऑन नहीं हो रहा, एक और बहाना। युक्ति जैसे ही मैं एक्सप्लेनेशन की कहता हूँ बच्चे भागना शुरू कर देते हैं। पता नहीं बेसिक इंग्लिश है, इसको डरना शुरू करते हैं इससे। मयंक ऐसे जरा दे। मयंक, दो मयंक के दोनों में से कोई भी नहीं सुन रहा? दोनों के ईयरपीस माइक दोनों खराब है। हाँ मयंक। यस सर। एक्सप्लेन करोगे आगे? यस सर, मैं बोलता रहा हूँ। तू रहने दे बेटा, तू रहने दे, तो वॉल्यूम। यस सर, मैं बोल रहा हूँ। लाफिया सर पावर कट हो गया, तो सर आप बता सकते हैं कहाँ तक आवाज आई थी मेरी? तुम ये एक्सप्लेन कर रहे थे सिलेसिया वाला कंडीशन? यस सर। सर ये विलेज वाला ये ऑर्डर। ओके सर। लास्ट पैराग्राफ कुछ बस। जय सर फिर से लेफ्ट हो गया। फिर से चला गया। फिर से लेफ्ट हो गया। कोई नहीं, अब इसको जाने दो। लव्य कहाँ है? लव्य
अच्छा है। मानवी, फरहान, यस सर। अच्छा मानवी, मानवी एक्सप्लेन करोगे बेटा? सर कहाँ से करना है मुझे उनकी? ऑन जून 4th at 2 PM, ये लास्ट पैराग्राफ। ओके सर। चलो करो। और मानवी ने लेफ्ट कर दिया। मानवी ने लेफ्ट कर। हे भगवान, कोई बात नहीं जय। कविश, मैं बेटा लोगों को मौका देना चाह रहा हूँ, बाकी तो फिर मैं ही कर दूंगा। फरहान, यस फरहान बेटा एक्सप्लेन करेगा लास्ट वाला पैराग्राफ? यस सर कर दो। शाबाश, बता दे बेटा, वेरी गुड। सर 4 जून को सर दोपहर 2 बजे सर एक बहुत बड़ा क्राउड था सर वीवर्स का, वो अपने घर से निकला और सर जो कॉन्ट्रैक्टर था तो सर उसके मेंशन के तरफ सर जाने लगे। सर वो हाई वेजेस के डिमांड कर रहे थे, तो सर उन्हें धमकियां मिलने लगी, लेकिन उनमें से फिर जो कुछ ग्रुप था वो सर उसके घर के अंदर घुस गए और उसकी कुछ विंडोज तोड़ दी और उसका सामान तोड़ फोड़ मचा दी वहाँ पे। और उसके बाद सर जो वहाँ पे कपड़े थे सर उन्हें पाट दिया। तो जो कॉन्ट्रैक्टर था वो अपनी फैमिली के साथ नेबरिंग विलेज में भाग गया, तो उसके वहाँ पर उसने शेल्टर मांगा, लेकिन उसे शेल्टर नहीं मिला। फिर 24 आवर्स के अंदर ही वो एक आर्मी के साथ वापस आ गया और उनमें से जो 11 वीवर्स थे उन्हें शॉट कर दिया। क्या वॉइस ऑडिबल नहीं थी? सर मुझे तो लगा एकदम ऑडिबल है, मुझे तो क्लियर लगी एकदम। सर क्लियर थी। सर री-क्वेश्चनड का मतलब क्या है? कहाँ पे बेटा? Re-questioned. He returned 24 hours later, having re-questioned the army. Questioned. Sir, what? सर फिर से क्वेश्चन किया था उनके ऊपर। नहीं 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 सर आर्मी से शायद हेल्प मांगी थी। ये मतलब asking to seek, ये था बेसिकली सीकिंग टू हेल्प होता है, रिक्विजिशन। Requisition. हाँ Requisition. तो सर इसका मतलब क्या था? मतलब एक उन्होंने दोबारा पूछा, उन्हें हेल्प मांगी, सहायता मांगी ये। और फिर वीवर शॉर्ट क्यों हुए जब उन्होंने खुद ही मदद मांगी थी? तो नहीं नहीं नहीं, इसमें पढ़ो फिर से क्या है। He returned 24 hours later having requisitioned the army, मतलब वो दोबारा वापस आया आर्मी को लेकर के, आर्मी के साथ लेकर के, आर्मी की हेल्प लेकर के। अच्छा 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 ओके सर। तो सर कॉन्ट्रैक्टर के पास मतलब इतनी पावर है कि वो आर्मी की हेल्प मांग के ले आता है? बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर ये वो लोकल कॉन्ट्रैक्टर नहीं है बेटा जो हम आप सोचते हैं इंडिया में होते हैं। ये बहुत हाई लेवल के लोग हाई थे। लेवल पे थे। हाँ, और ये सारे जो वीवर्स थे उनका सारा कलेक्शन, जैसे हमारे जमींदार और छोटे लेवल के राजा नहीं होते थे, जैसे सामंत होते थे हमारे टाइम में, जैसे सामंत, जमींदार, जागीरदार, रैयतवाड़ी, वो सब जितने ये लोग थे ना, यस सर, उस तरह के लोग जो छोटे लेवल के राजा टाइप्स होते थे। ठीक है, तो ये वो लोग हैं बेटा। इनको तुम छोटे कॉन्ट्रैक्टर मत समझो, अपने मोहल्ले में जो ईंटें बिछाते हैं वो लोग नहीं है। ठीक है सर। तो सिलीसिया का भी काफी अच्छा वो रहा है हिस्ट्री। ये रशियन एम्पायर में, मतलब जो तुम्हारा क्या नाम है, अभी तो खैर ये पोलैंड में है, पता है ना बात? यस
Yes, sir. हाँ, लेकिन इसका भी काफी अच्छा सा एक कहना चाहिए इतिहास रहा है कि भाई देखा जाए कि बेसिकली ये पॉलिश प्रोविंस का ही वो था, ठीक है। और बाद में फिर क्या हुआ कि ये बोहेमियन जो एम्पायर है उसने इसको क्राउन किया, उसको बाद में जो ट्रांसफर उन्होंने ट्रांसफर कर दिया ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग एम्पायर को, और वहां से फिर दोबारा से लास्ट में इसे प्रूशिया में मिला लिया गया, और प्रूशिया से लास्ट में इसको जो है पोलिश एम्पायर के थ्रू, मतलब वो पोलिश जो एरिया है उसमें ये मिलकर के पूरा पोलैंड में आ गया आज। सर एक बार आप सिलीसिया की हिस्ट्री दोबारा बता सकते हैं सर? मैं बेसिकली ये पोलिश रीजन में आता था, जो आपका इसने कब्जा लिया था, क्या नाम है, नेपोलियन ने, पहले उस रीजन में आता था। फिर बाद में ये वहां से बोहेमियन एम्पायर में गया, मतलब स्टार्टिंग में तो लगभग 1300-1200 के आसपास ये बोहेमियन एम्पायर में गया था। बोहेमियन एम्पायर के बाद फिर ये कहना चाहिए ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग जो एम्पायर था उसमें आ गया था। फिर नेपोलियन ने इसमें कब्जा कर लिया, फिर लास्ट में ये प्रूशिया में चला गया, और प्रूशिया के बाद फिर ये लास्ट में जो है अब पोलैंड में है। फिलहाल करंट सिचुएशन पोलैंड है इसकी। ओके सर। सर जो हम ये पढ़ रहे हैं चैप्टर में, सर कभी हम यूरोप पढ़ते हैं, कभी एशिया, कभी दोनों को कभी इंग्लैंड, कभी एशिया, और कभी दोनों को कनेक्ट करके। तो मतलब अभी हम पूरे यूरोप का सिनेरियो देख रहे हैं जहाँ पे हर जो छोटी छोटी टेरिटरीज थी या स्टेट्स थी उनमें अलग अलग सिचुएशन चल रही थी, मतलब सारी एक जैसी नहीं थी, है ना? नहीं बेटा, वो तो कहीं भी नहीं रहा है। आप एशिया के कंट्रीज देखोगे, यहाँ पे भी अलग अलग सिचुएशन रही है। फिर सर समझ नहीं आता, कभी कुछ बात चलती है, फिर कभी कहीं पहुंच जाते हैं। तो एक्चुअल में बताऊं क्या बात है, ये एक्सप्लेनेशन है, ये पुराने ये दिखा तो रहे हम लोग को इंग्लैंड में क्या हो रहा था, और उसके एग्जाम्पल के लिए इन्होंने सिलीसिया का एग्जाम्पल दिया है कि ऐसे चीजें रिवोल्ट होती है। नहीं जैसे सर, हम अभी हम रिवॉल्यूशनरीज के बारे में पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, न्यू कंजर्वेशन आफ्टर 1815, इन सब के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा ऐसे ऐसे वो लोग राइज कर रहे थे, फिर द एज ऑफ रिवॉल्यूशन आ गई। तो मतलब अब हम उनका कारण पढ़ रहे हैं कि वो रिवॉल्यूशनरीज ने ऐसा क्यों किया या क्या हुआ। हाँ, क्या हुआ, क्यों किया से भी ज्यादा जरूरी क्या हुआ पहले। तो मतलब अब हम पहले की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमने पहले ओवरव्यू ले लिया कि आगे क्या होने वाला है। हाँ बिल्कुल। तो सर ये तो सीक्वेंस गलत सी नहीं है? अब अगर हम ऐसे समझेंगे तो बहुत सारी चीजें सीक्वेंस में गलत रहती है, लेकिन समझाने के लिए ना पहले आपको बताना पड़ता है कि जैसे कि आपने कोई सीरियल देखा है टीवी पे, इतने सारे सीरियल्स आते हैं जो काफी फेमस था, रामायण आपने देखा होगा थोड़े दिनों पहले। यस सर। ठीक है, तो रामायण में हमें पता होता है कि राम 4 भाई थे, सीता जी थी, वो वहां पर गए, रावण हर के ले गया, ये सब चीजें पता है ना हमको, एक ओवरव्यू पता है ना हमें, तभी हम उसको देख रहे हैं तो हमें इंटरेस्ट आ रहा है, राइट। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए शुरू में एक ओवरव्यू दे दिया, बाद में उसको एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से एक्सप्लेन किया, ये एग्जांपल के साथ, ये थोड़ा सा इनका प्रोसेस है। तो सर एक बार आप लास्ट में क्या स्टार्टिंग से अब तक हमने कैसे कैसे कनेक्ट किया, एक बार आप वो समझा देंगे, क्योंकि मुझे हाँ बिल्कुल समझा देंगे बेटा। मैंने एक बार बताऊं आपको, मैंने इसीलिए आपको वो जो ऑनलाइन आपके पास नोट्स आए होंगे ना, जो हमारे यहाँ का जो पैकेज है आपके पास गया हुआ, यस सर, वो आप पढ़ोगे ना तो आपको उसमें ज्यादा समझने की जरूरत पड़ेगी नहीं, वो बहुत इजी लैंग्वेज में है और आसानी से आप उसको पढ़ के और समझ सकते हो। बल्कि मैं तो बोल भी रहा था आप लोगों से कि अगर उसको हम उसके सिलेबस के उसके थ्रू चलेंगे तो बहुत जल्दी आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा, और आपके पास कहना चाहिए रिवाइज करने के लिए अब प्लेंटी ऑफ टाइम आपके पास रहेगा, क्योंकि बुक्स जो हैं आप स्कूल में भी पढ़ते हो, आप खुद से भी पढ़ते हो, लेकिन वो जो मैंने पैकेज दे रखा था वो थोड़ा सा कंसाइज है और वो काफी टू द पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करता है। बट एनीवेज चलो उसको हम बाद में देख लेंगे। मॉड्यूल में हर कुछ नहीं है सर, जैसे मैंने पढ़ा था सर, उसमें जो सीरीज वाला एग्जांपल है वो नहीं गिवन था। मॉड्यूल में कई सारी चीजें क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं ना बेटा, इसलिए। यस सर। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए या जिसका बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है आपके लिए, तो वो पार्ट इसमें है नहीं। यस सर। समझे, इसलिए ऐसा है, तो इसलिए वो थोड़ा कंसाइज्ड है, छोटा है और अच्छे से इजी टू अंडरस्टैंड है। ये कंफ्यूजन जो हो रहा है ना इसमें, वो उसमें नहीं होता है। बट एनीवेज यस सर, कर लेते हैं। जब आप लोगों ने बोला है कि भाई बुक से तो चलना है तो ठीक है, बुक से देखते हैं क्या करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
और इसको फॉरवर्ड करते हैं आगे की तरफ। (1848) the revolution of liberals। अर्नव, यस सर। तूने कब पढ़ा था लास्ट? सर शायद 9th में। सरकज़म। चल ठीक है, पढ़ दे तो फिर फटाफट से, इसमें क्या बात है। ओके सर। 1848 the revolution of the liberals. Parallel to the revolts of the poor, unemployed and starving peasants and workers in many European countries, in the year 1848, a revolution led by the educated middle class was underway. The events of February 1848 in France had brought about the abdication of the monarch, and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed. In other parts of Europe, where independent nation states did not yet exist, such as Germany, Italy, Poland, the Austro-Hungarian Empire, men and women of the liberal middle class combined their demands for constitutionalism with national unification. They took advantage of the growing popular unrest to push their demands for the creation of a nation state on parliamentary principles, a constitution, freedom of the press, and freedom of association. नीचे पढ़ दे बेटा। Okay, sir. In the German regions, a large number of political associations whose members were middle-class professionals, businessmen, and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all-German National Assembly. On 18th May 1848, 831 elected representatives marched in a festive procession to take their places in the Frankfurt Parliament convent in the Church of St. Paul. They drafted a constitution for a German nation to be headed by a monarchy subject to a parliament. When the deputies offered the crown on these terms to Friedrich Wilhelm IV, King of Prussia, he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly. While the opposition of the aristocracy and military became stronger, the social basis of parliament eroded. The parliament was dominated by the middle classes, who resisted the demands of workers and artisans and consequently lost their support. In the end, troops were called in and the assembly was forced to disband. Sir, further continue करना है? नहीं बेटा। Okay, sir. मोक्षिका। सर मैं एक्सप्लेन करूं? सर मेरा पहले वाले में डिस्कनेक्ट हो गया था। चलो ठीक है, कर दो। फर्स्ट पैराग्राफ करना लेकिन। ओके सर। यहाँ पे मिडिल क्लास की बात होती है। यहाँ पे अब मिडिल क्लास ने रेवोल्यूशन स्टार्ट करा था। उनकी डिमांड थी यूनिफिकेशन के लिए, और जर्मनी में बहुत सारे मिडिल क्लास बिजनेसमैन थे, आर्टिस्ट थे, और उन्होंने डिसाइड किया था कि वो सिर्फ जर्मन नेशनल असेंबली को ही वोट देंगे। और सही तो सेकंड पैरा स्टार्ट। तो मेरा माइक ऑफ रहता है, मैं बोलता रहता हूँ बेटा फर्स्ट पैराग्राफ है, पढ़ना है, सेकंड नहीं। ओके सर। या स्टार्टिंग में मैंने वो जो कैल्विन ने नोट्स प्रोवाइड करे ना, उसमें से बनाया है। नहीं वो तो ठीक है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो पैराग्राफ हम तो अभी यहाँ पे चल रहे हैं ना एक्सप्लेनेशन के थ्रू, तो यहाँ से पढ़ेंगे ना पहले। ओके सर। ठीक है, चलो पहले इसको एक्सप्लेन करो। ये जो बुक में दे रखा है पहले उसको समझते हैं। करो शुरू। क्या हो गया, फिर से गई क्या? मोक्षिका। यस सर। तुम एक्सप्लेन करो बेटा फर्स्ट पैराग्राफ।
सर मुझे नहीं आया सर समझ में। नहीं समझ में आया, ओके कोई बात नहीं है। मानस। यस सर। चल बेटा बता। यस सर मैं ट्राई करता हूँ। सर उसके बाद हमें बताया कि आफ्टर 1848 यानी सर 1848 के बाद सॉरी मैं गलत कर फिर सर एक सेकेंड। हाँ यस सर। Parallel to the revolts of the poor, unemployed and starving peasants and workers in many European countries in 1848 are revolutionary। सर मतलब ये गया है कि पैरेलल टू द रिवोल्ट्स ऑफ द पुअर, मतलब जो कि पुअर जो रिवोल्ट्स कर रहे थे, जैसे हमने अभी ये एग्जांपल पढ़ा जो सिलीसिया का एग्जांपल है वो, उसके पैरेलल मतलब उसके अपोजिट जो अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीजेंट्स एंड वर्कर्स इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज इन 1848 इनके पैरेलल में अ रेवोल्यूशन वाज लेड बाय एजुकेटेड मिडिल क्लासेस एंड इट वाज अंडरवे। सर जो एजुकेटेड मिडिल क्लासेस हैं इनके द्वारा एक रेवोल्यूशन चलाया जा रहा था और वो मतलब अंडरवे मतलब वो प्रोसेस में था वो जो रेवोल्यूशन है। Events of February 1848 in France had brought about the abdication of monarch and the republic based on universal male suffrage had been proclaimed। मतलब सर जो 1848 में जो इवेंट्स हुए थे फरवरी में उसने जो मोनार्क है उसका एब्डिकेशन देखा। मतलब सर जो लुई था वो तो ऑलरेडी भाग चुका था, मतलब सर ये कोई दूसरा मोनार्क होगा। जो फ्रांस का मोनार्क है उसका एब्डिकेशन हुआ यहाँ पे 1848 में, और उसके बाद और जो रिपब्लिक बेस्ड एक रिपब्लिक बनाया गया जिसमें यूनिवर्सल मेल सफरेज को प्रोक्लेम किया गया। मतलब सभी मेल्स को जो उनका जो एज ग्रुप जो उन्होंने डिसाइड किया था 21 उसके अबव सभी मेल्स को जो वोटिंग राइट है वो गिवन थे और उसके हिसाब से एक रिपब्लिक फॉर्म हुई। इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स डिड नॉट एग्जिस्ट सच एज जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया-हंगेरियन एम्पायर। यस सर, इसका मतलब है सर इन अदर स्टेट्स, मतलब सर जो एक प्रॉपरली अभी कंट्रीज नहीं बने थे, जो नेशन स्टेट्स मतलब जो पर्टिकुलर उनको नेशन की फॉर्मेशन नहीं हुई थी, जैसे इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रियो-हंगेरियन एम्पायर, जो यहाँ के लोग थे उनका क्या हुआ था, मेन एंड वुमेन वहाँ पे कंबाइन किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए और नेशनल यूनिफिकेशन के लिए। मतलब सर कॉन्स्टिट्यूशन से रन होने वाली गवर्नमेंट के लिए और नेशनल यूनिफिकेशन मतलब एक कंट्री मतलब एक नेशन बनने के लिए, एक नेशन स्टेट बनने के लिए सभी कंबाइन हुए। उन्होंने अपनी डिमांड को पुट फॉरवर्ड मतलब फॉरवर्ड रखा, अपने आगे रखा। They took the advantage of the growing popular unrest to push their demands for the creation of a nation state on parliamentary principles, the constitution, freedom, press association। मतलब सर उन्होंने जो लोग डिमांड कर रहे थे और जो भी मतलब चल रहा था उसका उन्होंने फायदा उठाया और जो उन्होंने पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स पर अपने नेशन स्टेट्स का क्रिएशन रखा, जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, फ्रीडम ऑफ प्रेस होगी, मतलब जो चाहे वो छाप सकते हैं, कोई भी सेंसरशिप नहीं होगी, जो रूलर है वो जो चाहेगा वो नहीं छपेगा, और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मतलब जो एसोसिएशंस हैं वो फॉर्म करने की उनके पास फ्रीडम होगी। सेकंड भी एक्सप्लेन करना है ना? नहीं बेटा तेरे को नहीं करना, मैं किसी और से करवाऊंगा। ओके सर। मोशिका समझ में आया बेटा? यस सर। कोई और ऐसे समझ में नहीं आया तो आगे बढ़ता हूँ फिर मैं। सर फिर एक बार आप भी कर दीजिए। मैं तो करूंगा ही, जब दोबारा दोनों करूंगा ना ऊपर नीचे का, तो थोड़ा बताऊंगा ही। हाँ नारायण। यस सर। सर इसमें जो फोर्थ लाइन है सर उसमें लिखा हुआ है कि फ्रांस में जो 1848 में जो चीजें हुई थी उसके कारण मोनार्क जो है वो खत्म हो गया था। लेकिन सर हमने कुछ टॉपिक्स पहले ही पढ़ा था कि जो मतलब सर जो लुइस फिलिप को वापस किंग बनाया गया था और फिर 1830 में जो वहां पे रिवॉल्यूशन हुआ था उससे उसको वापस हटा दिया गया था, और उसके बाद सर वापस से कुछ ऐसे मतलब लोगों ने ही वापस वहां नेशनल असेंबली का बना लिया था। तो सर 1848 में जो मोनार्की हटाई वो मतलब समझ नहीं आ रहा। यस सर, वो मुझे भी, वो मैंने जब मैं एक्सप्लेन करता मैंने कुछ ऐसा ही बोला सर, मुझे भी समझ नहीं आया कौन था सर रूलर। देखो क्या होता है ना, 1848 में बेसिकली क्या हुआ था कि एक रिपब्लिक जो है नेशनल असेंबली टाइप का जो सोच आई थी और मोनार्क को हटाने की बात की गई थी 1848 में, वो पूरी तरह से एकदम उसको सक्सेसफुल माना जाता है। रीजन उसका क्या है कि जो थ्रोन पे बैठा हुआ व्यक्ति था ना वो वहां से हटा दिया गया, विच मींस अबॉलिशमेंट ऑफ मोनार्की माना गया। लेकिन बाद में लोगों को लगा कि जो कंजर्वेटिव्स थे या जो लोग थे उनको लगा कि नहीं यार, ये जो लोग हैं बाद में मोनार्की के अलावा जो लोग आए हैं
ये लोग तो बहुत खतरनाक हैं और ये लोग तो मोनार्क से भी ज्यादा बुरे रह गए। ठीक है, ना तो ये कल्चर को बचा रहे हैं, ना ही ये हमारे लैंग्वेज को वो कर रहे हैं, ना ही ये हमारे कंट्री को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ खुद से आर्मी को कर रहे हैं और लोग जो है उनको मार रहे हैं। ये तो आपको याद होगा कि लुई 16 के बाद कितने बुरे बुरे लोग आए हैं फ्रांस में, कहते यस सर, चाहे वो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर रहा हो या चाहे वो नेपोलियन बोनापार्ट रहा हो उसमें। यस सर। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि भाई ये इससे बेटर तो मोनार्की ही था, तो इसलिए उन्होंने मोनार्क को वापस लाने की कोशिश की, जिसकी वजह जिसमें क्या हुआ था, जो लुई क्या नाम था उसका, लुइस फिलिप होता था, सर लुइस फिलिप, लुई फिलिप तो थे ही, सर लुइस 6 सर 18 थे शायद से, लुइस 18 था शायद। यस सर, बर्बन डायनेस्टी की वापस किंग बने। लुइस 18 था, ठीक है। लुइस 18 को दोबारा से वहां पर उन्होंने एस्टेब्लिश किया, हालांकि वो बहुत ज्यादा दिन चला नहीं और वो लोग वापस से रिपब्लिक की तरफ चले आए थे। यस सर, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हुई थी लुइस फिलिप के साथ। हाँ हाँ, और फिर लुइस फिलिप के साथ हुई थी। लुइस, आपको याद होगा कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की उसके साथ भी रही है नेशनल असेंबली के बनने से पहले। सर मैक्सिमिलियन लुइस 16 के साथ, यस सर, नेशनल असेंबली बनी थी, उसी की वजह से तो बाद में रशियन वॉर भी हुई। याद है ना? यस सर। तो बस यही बात है और कोई बात नहीं, इसमें ज्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं, ठीक है। यस सर। सर जिस बात के लिए हम कंफ्यूज हो रहे थे कि वो जब फ्ली कर दिया था, तो सर वो 1848 ईयर मेंशन्ड है बुक में। हाँ, मैंने वो ईयर नहीं पढ़ा था इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया। हाँ, उसके बाद सर 1845 आया ना, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। सर वो 1848 में वही था जो जिसको यहाँ पे भगाने की बात की गई है, एग्जैक्ट एब्डिकेट किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। In the German region, a large number of political associations whose members were middle class professionals, businessmen, and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all German National Assembly. अब देखो, नेशनल असेंबली में आपको फ्रांस का भी कुछ याद होगा। वहां पर क्या था, उन लोगों ने कहा था कि भाई विमेन को छोड़ दो और गरीब लोगों को छोड़ दो, उसके अलावा जो भी एक एज के ऊपर है सबको वोटिंग राइट दे दो। यस सर, यस सर, एक्टिव और पैसिव कर दिया था। यस सर, 25 से ऊपर एज। तो वहां पर एज 25 थी, यहाँ पर एज जो है वो 21 है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जितने भी मेल है बस वो 21 से ऊपर होने चाहिए और उनको वोटिंग राइट्स दे दिए, जो कि मिडिल क्लास प्रोफेशनल थे या बिजनेसमैन थे या फिर आर्टिसंस थे, प्रॉस्परस आर्टिसंस। ठीक है, ये नहीं कि एकदम भिखारी टाइप के, थोड़ा प्रॉस्परस। उनको वोटिंग राइट्स दिए गए। उनको कहा गया कि भैया आप एक काम करो, सब मिलकर के फ्रैंकफर्ट में आओ और वोट करो एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का नाम सुना है आपने? यस सर। हाँ, तो वो यहीं से है। फ्रैंकफर्ट पता है क्या है सर? फ्रैंकफर्ट तो एयरपोर्ट सर ज्यादा सुना है मैंने, इसके बारे में तो बुक नहीं पढ़ा। बेटा फ्रैंकफर्ट एक जगह का नाम है, जर्मन रीजन्स में थी। यस सर, वो जगह है। ठीक है, शायद सिटी है इस समय जर्मनी में। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, उन लोगों ने क्या किया, ऑन 18 मई 1848 को क्या हुआ, 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मार्च इन फेस्टिव प्रोसेशन टू टेक देयर प्लेसेस इन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, कन्वेंस इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। सेंट पॉल के चर्च में जो ये एक फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट चल रहा था, वहां पर 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लोगों ने मार्च किया और वहां पे अपनी जगह लेने के लिए वो लोग चल दिए। Now they drafted a constitution for German nation to be headed by a monarchy subject to a parliament. अब इसका क्या मतलब हुआ, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात हो रही है वहां पे, जैसे फ्रांस में हुई थी कि भैया हम एक राजा रहेगा हमारा, लेकिन वो पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होगा टू आंसर। ठीक है, तो ऐसा एक राजा उन्होंने बोला। When the deputies offered the crown on these terms to Frederick William IV, the king of Prussia, he rejected and joined other monarchs to oppose the elected assembly. उसने कहा कि भाई मेरे को तुम्हारे, मैं राजा हूं, मैं तुम्हारे अंडर क्यों काम करूंगा,
तो वो और राजाओं से मिलकर के कि भाई ठीक है तुम अपना देखो, मैं अपना देखता हूँ, मैं करता हूँ, हम लोग अटैक करेंगे, जो भी करेंगे हम देख लेंगे, तुम दफा हो वहां से। Now, while the opposition of aristocracy and military became stronger, the social basis of parliament eroded. अब वो जो पार्लियामेंट थी, लोग तो वैसे भी उससे परेशान थे, क्योंकि क्या होता है ना, रिपब्लिक जो है लोगों को स्टार्टिंग में तो शुरू में तो अच्छी लगती है, लेकिन बाद में ना जब लोगों को लगता है कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है, किसी को राइट्स एक्स्ट्रा हो रहा है, कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो सबको परेशानी होती है। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, वो लोग उससे वैसे ही परेशान थे। ठीक है, और उससे क्या हुआ, जो एरिस्टोक्रेसी थी या जो मिलिट्री थी वो उससे स्ट्रांग होने लगी। Now the parliament was dominated by the middle class who resisted the demands of workers and artisans and consequently lost their support. Obviously अगर आप मिडिल क्लास के रहने वाले हो तो आप उन्हीं की बात ज्यादा मानोगे, बाकी छोटे आर्टिजन्स की या फिर आप जो और भी लोग हैं उनकी बातों को उन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उनका सपोर्ट उनसे छिन गया। लास्ट में क्या हुआ कि भैया जो ट्रूप्स थे आर्मी वाले वो आए और असेंबली को डिसबैंड कर दिया गया। ठीक है, यस सर। यहाँ आज तक के लिए मतलब आज के लिए यहीं तक ही पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे से हम शुरू करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। एक्सक्यूज मी सर, पेज नंबर 15। हाँ बेटा। सर अभी हमने इतनी मतलब एसएसटी क्लासेस की हैं, लेकिन हमारा सिलेबस देखा जाए तो बस एक ही चैप्टर कंप्लीटेड है। सर नवंबर में हमें एनटीएससी देना है, तो सर हम क्या कुछ कर सकते हैं मतलब सिलेबस पेश करने के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके क्योंकि बहुत स्लो क्लास चल रही है सर, ऐसा मुझे लग रहा है। देखो हमारा बिल्कुल पॉइंट वैलिड है। मैं खुद ही ये सोच रहा था कि ये क्लासेस बहुत स्लो चल रही है। एक तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैं बात करता हूँ, क्लासेस नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ा देते हैं। ठीक है, क्योंकि एनटीएससी कह रहे हैं अभी नवंबर में, तो सर बहुत धीरे चल रहे हैं। फिर हम पता है बेटा, मुझे पता है, लेट मी स्पीक ना। अब एक बात एक बच्चे ने कह दी, वो रिपीटेशन का कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट तो है नहीं। इनफैक्ट मैं खुद वो चीज फील कर रहा हूँ कि सिलेबस स्लो चल रहा है। देखो पहली बात तो क्या है, 2 चैप्टर्स जो हमने दोनों चूज किए हैं ये बड़े चैप्टर्स हैं। ठीक है, प्लस आपसे अटेंशन भी मांगते हैं, चाहे ज्योग्राफी हो चाहे आपका हिस्ट्री हो, ये आपसे अच्छा खासा अटेंशन मांगते हैं, तभी आप पढ़ पाते हो, समझ पाते हो। ठीक है, तीसरा बुक में ना लेंथी एक्सप्लेनेशंस दे रखे हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि हम जो अगर आप इसको खुद से पढ़ते हैं और दूसरी तरफ हम साथ के साथ उस जो आपको पैकेजेस दे रखे हैं उसके थ्रू अगर हम पढ़ के निकलते हैं तो सिलेबस कंप्लीट जल्दी हो जाएगा। जब आपको रिवीजन का समय आएगा तब आप बुक्स के थ्रू, अगर आपको कोई लगता है कोई पैराग्राफ ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया है या कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई, तो हो सकता है तब तक या तो ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाए तो आप 1-to-1 मेरे से पूछ पाएंगे तब तो डाउट्स में। या फिर दूसरा ये हो सकता है कि भैया आप जब हम क्लासेस लेंगे तो उसकी एक कुछ ऐसी क्वेश्चन क्लासेस लगा देंगे जिसमें आपसे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगा वो पर्टिकुलर पैराग्राफ। राइट सर, मेरा एक सजेशन था कि जैसे हम लोग क्लास में रीड करता है मतलब हम लोग करते हैं, उसके बाद फिर आप एक्सप्लेन करते हैं या उसके पहले हम लोग करते हैं, तो सर इसके बजाय अगर हम कुछ ऐसा करें कि सर आप मतलब फर्स्ट 1 आवर में आप अपना लेक्चर डिलीवर करिए और सर उसमें आप कई सारे एक्सटर्नल पॉइंट्स भी बताते हैं। सर बीच बीच में जैसे सपोज रीड करके हम छोटा छोटा आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा लिंक ब्रेक होता हुआ मुझे लग रहा है। तो सर ऐसा कर सकते हैं कि फर्स्ट 1 आवर में आप लेक्चर डिलीवर करें, उसके बाद फिर सर नेक्स्ट हाफ एन आवर में जो हमारी डाउट्स क्वेरीज हैं सर वो रिजॉल्व हो जाए। बेटा हर चैप्टर इस तरह से नहीं चलता ना, सब प्रॉब्लम ये है। पॉइंट तुम्हारा सही है पर वो ऑफलाइन क्लासेस के लिए अच्छा है, ऑनलाइन क्लासेस में इस तरह से समझेगा नहीं ना। बाकी जो बच्चे हैं तुम तो समझ जाओगे, राइट? अर्नव है या मानस हो गया, मोक्षिका हो गई, बाकी बच्चों को ऑफेंड नहीं होना है। मैं सिर्फ एक कुछ जस्ट नाम ले रहा हूँ, मनोज हो गया या नारायण हो गया या आपका फरहान हो गया या और भी बच्चे जितने भी हैं जो अच्छे बच्चे हो सकता है जो समझ जाए, या कुछ बच्चे जिनका मैंने नाम नहीं लिया वो भी समझ सकते हैं, चाहे जो जय हो, कृष्णा हो, कोई भी हो, फरहान हो, कोई भी हो जो समझ सकता है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि बाकी के जो बच्चे, बाकी के 20-30 बच्चे जो बचते हैं उनका कैसे होगा? यस सर, ये एक इशू थोड़ा सा है। बट एनीवेज मैं इस पे भी थोड़ा फोकस करता हूँ। एक बार मैं एक काम करूंगा, एक तो ना मैं क्लासेस जो है वो बढ़वाने की कोशिश करता हूँ, वीक में क्लासेस 2-3 हो तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, पहला तो ये हम देखते हैं और दूसरा कुछ और मेरे दिमाग में है वो भी मैं एक बार सर से बात करता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ बाकी के एक काम करो ना, बाकी के सुनो मेरी बात, एक काम और करो कि ये चैप्टर तो चलो इससे पूरा कर लेते हैं, थोड़े से पेजेस बचे हैं इसमें। ठीक है,
थोड़ा ही पोर्शन बचा है, इसको कर रहे थे। नेक्स्ट चैप्टर हम एक काम करते हैं, जो पैकेज हम लोग केल्विन की तरफ से मिलता है ना, स्टडी मटेरियल, उसके थ्रू करके देखते हैं एक पैक चैप्टर। अगर वो हमें बेटर समझ में आता है तो फिर उसी के थ्रू चलेंगे, क्या बोलते हो? यस सर, यस सर। सर जैसे सर हम 9th में करते थे सर नोट पैड में सर हमें नोट्स लिखवाए उससे जल्दी भी हो रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, उससे जल्दी हो रहा था वो सर, मेन पॉइंट्स लिखवाते थे और सर हम उसकी रीडिंग करके जाते थे क्लास पहले। अगर डाउट आता तो सर से पूछ सकते सर, वैसे भी आप भी कर सकते हो। यस सर। और सर उस केस में सर नेक्स्ट क्लास में मतलब शुरुआत के 15 मिनट्स में सर एक मतलब छोटा सा क्वेश्चन आंसर राउंड भी रख लेते थे सर, तो उससे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहता था लास्ट सर। आप क्लास जैसे में। आज आपने 3-4 टॉपिक करा दिए सर, उसके आपने मेन पॉइंट्स हमें नोट्स बनवा दिए सर, उसे हम रीड करके आ जाएंगे और नेक्स्ट क्लास में 10-15 मिनट स्टार्टिंग के हम आपसे डाउट पूछेंगे, फिर हमारी क्लासेस जल्दी बच्चे को कोई बोलने से या बोल के समझाने से कंसेप्ट क्लियरेंस नहीं रहता, भूल जाते हैं जल्दी। सर आप लिखते थे ना सर, उससे ज्यादा क्लियर होता था। चलो ठीक है, तो कोई बात नहीं, वैसे कर लेंगे। ओके सर, है ना? बाकी का कुछ और सोच के देखते हैं, एक बार मैं सर से ही बात करता हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हो सकता है ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाए, तब तो कोई दिक्कत रहेगी नहीं। ये सर फिर तो जल्दी क्लियर कर लेंगे हम। नारायण, हाँ बोलो बेटा, क्या कह रहे हो नारायण? यस सर, एक डाउट था सर, जैसे हमने अभी पढ़ा कि 1848 में जो फ्रांस का मतलब मोनार्की जो है वो पूरी तरह से हटा के सर वहाँ पे रिपब्लिक मतलब आ गया। सर जो पिछली बार रिपब्लिक आया था उसमें जो हमारा मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर है सर, वो वहाँ का लीडर टाइप का बना था। और सर अभी दूसरी बार जो आया मतलब इसमें भी कोई लीडर है कि जैसे ऐसे पूरा ग्रुप ऐसे हो सकता है ग्रुप लीड करे, ऐसे कुछ है क्या? नहीं, उस तरह का नहीं है। रिपब्लिक की बात है यहाँ पर, इस बार जो प्रॉपर डेमोक्रेसी की बात है वो वैसे पार्टीज बना करके चीजें की गई। ओके सर। सर रिपब्लिक मतलब जो किंग को उन्होंने बोला था, जो फ्रेडरिक विल्हेम फोर को सर, वो रूलर उसको रूलर बनाने की बात कही गई थी सर, उसके बारे में कहा गया क्या रिपब्लिक? क्या चीज बेटा? सर जो फ्रेडरिक विल्हेम फोर की बात हुई कि उसे रूलर बनाया गया, बनाने जाने वाला था। हाँ सर मतलब ये उसकी बात की गई है क्या? हाँ। ओके सर, ठीक है बच्चों। यस सर। आज के लिए इतना ही है, बाकी देखते हैं। मैं क्लासेस पहले नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ाते पहले तो, ठीक है, उससे कितना होगा। बाकी फिर लिखवाने का भी तुम बोल रहे हो, उससे भी थोड़ा सा कुछ देखते हैं, नोट्स वाला ऑप्शन भी थोड़ा कुछ करते हैं, ठीक है? यस सर। हाँ थैंक यू सर, गुड इवनिंग। एक काम और करेंगे, मैं फिर से बता रहा हूँ, नेक्स्ट चैप्टर जो है हम उससे करके देखेंगे पैकेज से, तो उसमें हमारे को नोट्स भी जल्दी जल्दी बन जाएंगे और चैप्टर भी जल्दी जल्दी हो जाएंगे, ठीक है? यस सर। चलो ठीक है बच्चों, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय। बाय एवरीवन।